हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो आज जब हम देख रहे हैं पीछे कि स्कूल लेक्चरर 2026 का जो अभी आगे आगामी आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है वो संपन्न होने वाला है। तो उसमें देखते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है, क्योंकि जब से आरपीएससी ने 40% का जो रूल लेके आई है उसके बाद में लगातार सीटें हैं वो खाली जा रही है। उसके पीछे ये है कि पेपर फर्स्ट में एक तो क्या है कि डिफरेंट सब्जेक्ट है खूब सारे, उनमें सभी में हमारी रुचि भी नहीं होती है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट की वजह से हम रह जाते हैं। क्योंकि अभी जैसे ये है कि 40% की वजह से 75 क्वेश्चनों में से आपको 30 क्वेश्चन राइट करने होते हैं। तो उसके लिए आपको एक एक जो क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो मैं राजनीति विज्ञान से सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं खुद 2 साल फर्स्ट ग्रेड रह के आया हूँ। पहले प्रयास में मैंने एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया। तो मेरी जो रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी, अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि मैंने खुद वो 40% वाला है उस चीज़ को फेस किया है, उस क्राइटेरिया को और वो प्रेशर। तो हम देखते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट अलग अलग है, टॉपिक भी खूब सारे हैं, उनमें से आप 40% कैसे लेके आ सकते हो। तो मैं राजनीति विज्ञान में आपके जो 5 क्वेश्चन आने हैं, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उन 5 क्वेश्चनों में से आप अगर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी कर पाते हो, क्योंकि अभी जो लेवल आ रहा है फर्स्ट पेपर का वो बहुत ज़्यादा एडवांस आ रहा है। इसके लिए आपको जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। मैं मेरे सब्जेक्ट में ये कह सकता हूँ कि आपको कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हो तो मैं आपको 5 में जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें से ऐसी स्थिति में लेके आ जाऊँगा कि आप 4 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। अब 4 क्वेश्चन अगर आप करके आओगे तो आपके जो नंबर हैं वो 8 नंबर रहेंगे, और 30 में से अगर 4 क्वेश्चन आप पॉलिटी के करके आते हो, देखो एग्ज़ाम में वही चीज़ें आनी है जो आप पढ़ते हो। आप जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन मनोयोग पूर्ण पढ़ते रहो, डिसिप्लिन लेके आओ अपनी लाइफ में। और एक ये है कि आप निरंतरता रखना, कि तैयारी के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़ लिए, बीच में गैप आ गया, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कंटिन्यू तैयारी करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट की, उसमें आपके जैसे 3 टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने। एक तो जो भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे रखी है। उसके अलावा एक जो थर्ड चैप्टर है आपका वो रहेगा आपका जो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, वो हमें पढ़नी रहेगी। तो आज जो हम अपनी शुरुआत करते हैं कि जिसमें हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही साथ पूरा जो वीडियो हम पूरा चैप्टर पढ़ें, हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको। तो अधिनियम 1935 को हम कोशिश करेंगे कि एक या एक से ज़्यादा वीडियो में उसको कवर करें, ताकि छोटा वीडियो रहे और आपको चीज़ें आसान याद करने में आसानी रहेगी। तो आज से जब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 पर, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इसका जो बैकग्राउंड क्या रहा है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। जिससे क्या हो जाती है, चीज़ें आसान हो जाती है और कोई भी टॉपिक है वो ज़्यादा रटना नहीं पड़ता। क्योंकि जो टॉपिक है आप जितना रटोगे इस चीज़ को तो आप भूल जाओगे। अगर सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अगर याद करोगे तो चीज़ें याद रहेगी आपकी, आप लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे। एक बार थोड़ा डिटेल में डेप्थ में देखेंगे इस चीज़ को, और उसके बाद में आपको क्विक रिवीजन जैसा कुछ एक शॉर्ट में, जैसे आप आसानी से चीज़ें याद कर पाओ, रिवीजन हो जाए आपका, इस तरीके से आपको अलग से दूसरी पीडीएफ दे देंगे। अब हम देखेंगे इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें रही है। तो हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने प्रशासनिक नियंत्रण जब स्थापित किया भारत पे, तो उसके बाद में उन्होंने जो भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, और वहाँ पे जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो संचालित हो रही थी। वहाँ के जो कानून है वो भारत में लागू हो रहे थे। तो उन्हीं कानूनों के तहत एक जो कानूनों की लंबी श्रृंखला श्रृंखला रही है ब्रिटिश कानूनों की, उनमें अगर देखा जाए तो सबसे अगर बड़ा कोई कानून था, या सबसे बड़ा अगर कोई एक्ट अगर ब्रिटेन की संसद की तरफ से आया भारत में, वो सबसे बड़ा कानून था भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम 35 ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद को भारत शासन अधिनियम 1935 पारित करना पड़ा। तो हम देखेंगे कि उसके लिए कुछ से ऐसी परिस्थिति रही। एक तो यह था कि ब्रिटेन के द्वारा 1919 में एक अधिनियम लेके आया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। उस अधिनियम में यह था कि जो प्रांतें थी, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत था वो एक तरह से पूरा यूनाइट नहीं था उस टाइम पे, जैसे आज के क्षेत्र है उस हिसाब से उस टाइम पे नहीं थे। क्योंकि उस टाइम पे अगर देखी जाए चीज़ें कि भारत 3 पार्टों में डिवाइड था। एक तो थे जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आते थे या ब्रिटिश शासन के अंडर में डायरेक्ट आते थे, उनको बोलते हैं जैसे ब्रिटिश प्रांत थे। टोटल 11 प्रांत प्रांत थे उस टाइम पे। उसके बाद में एक जो
क्षेत्र था जिसको बोलते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, ये टोटल उस टाइम पे 6 थे। उसके अलावा जो भारत में अलग-अलग रियासतें थी, देशी रियासतें बोलते थे जिनको, इन तीनों को अगर मिलाए तब आज का भारत बन रहा है हमारा। तो उन तीनों में ये था कि जैसे उनका प्रशासन किस तरीके से, तो प्रांतों में एक व्यवस्था लेके आई गई जिसको बोलते हैं द्वैध शासन की व्यवस्था। द्वैध यानी दोहरी शासन या दोहरे शासन की नीति लेके आई गई। उनमें यह था कि प्रांतों को जो विषय दिए गए थे, उन विषयों पे अब कानून है वो 2 प्रकार की शक्तियाँ मिलके बनाएगी, जिसमें एक तो ये था कि जैसे गवर्नर था, तो गवर्नर के 2 टाइप के जो कार्य करेंगे अब, कि गवर्नर रहेगा उसमें जो एक विषय था जिसको बोलते हैं आरक्षित विषय या स्थानांतरित विषय जो आरक्षित विषय या फिर संरक्षित विषय बोलते हैं या फिर रक्षित विषय बोलते हैं उनको। उनका जो प्रशासन था वो गवर्नर देखता था, लेकिन गवर्नर वो प्रशासन देखने के लिए उसकी एक काउंसिल होती थी, उस काउंसिल की मदद से वो कार्य करते थे उन पे। अब दूसरे साइड जो विषय रहे वो रहे स्थानांतरित विषय। तो 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया प्रशासन को। जो विषय थे उनको 2 भागों में, प्रांतों के विषय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो आरक्षित विषय या संरक्षित, जो गवर्नर देखेगा, लेकिन जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसके सहायता सलाह से वो सारा कार्य करेगा। दूसरे विषय थे स्थानांतरित विषय, उनमें जो कार्य करेंगे वो, तब वहाँ की जो जो मंत्री होते थे वहाँ पे, जो चुने हुए जो मंत्री होते थे, उनकी सहायता से गवर्नर कार्य करेगा वहाँ से। तो अब ये दोनों ही चीज़ों में देखा जाए तो ये व्यवस्था सफल रही या असफल रही, इनकी समीक्षा के लिए 1919 के अधिनियम के 10 साल बाद में एक समीक्षा आयोग गठित करना था। तो लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी उस टाइम पे, असहयोग आंदोलन हो या फिर स्वराज की मांग, वो लगातार थोड़ी सी बढ़ने तीव्र हो गई थी उस टाइम पे। उस वजह से ब्रिटेन की सरकार को दबाव में आके उसकी समीक्षा के लिए उससे निश्चित समय से कुछ 2 साल पहले ही एक आयोग का गठन करना पड़ा, जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन बोलते हैं। अब साइमन कमीशन जब भारत आता है तो वो समीक्षा के लिए आता है, लेकिन उसका विरोध होना स्टार्ट हो जाता है भारत में। उसके बाद में यहाँ आने के बाद में उसने कुछ रिपोर्ट ली, तैयार की, और तैयार करके वापस ब्रिटेन की संसद में उसने प्रस्तुत किया। तो वहाँ पे उसने देखा कि जैसे उसकी विचार विमर्श के लिए वहाँ पे एक सम्मेलन बुलाए गए कुछ, जिनको बोलते हैं हम सामूहिक रूप से 3 गोलमेज सम्मेलन के नाम से वो जाने जाते हैं, जो 1930 से लेकर 1932 के बीच में आयोजित किए गए थे। उसमें भारत की तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि गए थे वहाँ पे। तो वो सारा जो चर्चा होनी थी उन पे, वो था साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे उन पे चर्चा होनी थी। अब साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उनके आधार पे वहाँ पे सारी चर्चा हुई। अब चर्चा होने के बाद में ये चीज़ें थी कि एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र के आधार पे जो वहाँ की संसद थी, उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 से पारित किया था। तो इसके बैकग्राउंड में था एक तो 1919 का अधिनियम, माउंटेन फॉर सुधार अधिनियम। दूसरी अगर चीज़ देखें तो साइमन कमीशन हो जाएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो इसके पृष्ठभूमि में हो जाएंगे। इसके अलावा जो श्वेत पत्र जारी किया गया, एक 1932 में जो मैकडोनाल्ड पंचांग जारी किया गया था ब्रिटेन की तरफ से, उसमें यह था कि जैसे जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, जो 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत में एक फूट डालो राज करो की नीति के तहत वो एक व्यवस्था लागू की गई थी भारत में, जिसमें पृथक निर्वाचन दिया गया था मुसलमानों को, उसके और ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया अब। और मैकडोनाल्ड पंचांग के तहत अम्बेडकर जी ये काम करवाने में कामयाब भी हो गए थे कि उन्होंने कहा कि जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे रखा है, वो अब जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको भी दिया जाना चाहिए। तो वो जो है अब मैकडोनाल्ड पंचांग के तहत उनको भी वो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी गई थी भारत में। अब फिर धीरे धीरे अगर देखा जाए तो 1935 का अधिनियम भारत में आया। अब एक बार थोड़ी सी जो चीज़ें लिखी है वो एक बार और थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें कारण ये थे कि उसके जो भाग थे, 24 भाग थे, जैसे आज हमारा संविधान है उसी प्रकार उसमें भी भाग थे, उसमें भी कुछ धाराएँ थी उसकी, उसमें भी कुछ अनुसूचियाँ थी। तो वो इस प्रकार थी कि जैसे उसमें टोटल अगर देखा जाए तो 14 भाग थे उसके, और जो धाराएँ थी वो 321 धाराएँ थी, और 10 अनुसूचियों में पूरा जो वो अधिनियम था वो फैला हुआ था। उसके बाद में पृष्ठभूमि में 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। अब इसमें वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आया, और उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन 30 से 32 के बीच में वो आयोजित किए गए। मैकडोनाल्ड पंचांग 1932 में, श्वेत पत्र 1933 में जारी किया गया, संवैधानिक सुधारों पर प्रस्ताव था ये, और उसी के आधार पर फिर ये जो अधिनियम 1935 है वो पारित किया गया था। फिर ये है कि 1935 का जो अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद में भारत में आने के बाद में उसमें प्रांतीय जो प्रांत थी उनमें विधानसभा स्थापित थी, और उन विधानसभाओं को चुनाव संपन्न करवाए गए 1937 में, क्योंकि ये जो अधिनियम है वो 1 अप्रैल 1937 से लागू हो गया था भारत में। तो इसी के लिए क्या करवाया गया, प्रांतों की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करवाए गए। चुनाव का परिणाम ये रहा कि वहाँ पे जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे, तो कांग्रेस ने ऐसे 6 राज्य थे, जो 6 प्रांत ऐसे थे वहाँ पे जो स्पष्ट बहुमत लेके आई कांग्रेस, जिनमें मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, बिहार है, या फिर मध्य प्रांत, उड़ीसा और बम्बई। ये 6 प्रांत ऐसे थे वहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। उसके बाद में ये है कि सबसे बड़ा दल
के रूप में जहाँ कांग्रेस उभर के आई वहाँ सीमांत प्रांत और असम है, लेकिन स्पष्ट बहुमत ये सबसे बड़े दल थे वहाँ पे, तो इन्होंने सहयोगी जो गठबंधनात्मक सरकारें है वहाँ पे इन्होंने दो जो प्रांत है उनमें भी गठबंधनात्मक सरकारें कांग्रेस की बन गई थी। उसके अलावा एक प्रांत और जिसका नाम है सिंध, वहाँ पे भी गैर कांग्रेसी जो एक तरह से देखा जाए कांग्रेस से बाद में जाके एक बाकी दलों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे भी अपनी सरकार है वो बना ली थी। लेकिन पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे वहाँ पे कांग्रेस की सरकारें नहीं थी। अब देखिए कि 6 प्रांत कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ पे 3 प्रांत में कांग्रेस के साथ गठबंधन से मिली जुली सरकार थी जो बाद में बनी थी, जिसमें उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम और एक सिंध, यहाँ पे गठबंधनात्मक सरकार थी। अब जो 2 प्रांत थे, एक प्रांत जो पंजाब था वहाँ पे यूनियन दल की सरकार थी, पंजाब यूनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जहाँ पे सर सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में प्रशासन चलाया गया था। और एक प्रांत था जिसका नाम था बंगाल, वहाँ पे कृषक प्रजा दल की सरकार बनी और इसकी सहायता से फजलुल हक की सरकार ने मुस्लिम लीग के समर्थन से वहाँ पे सरकार बनी थी, उनके द्वारा वहाँ का प्रशासन देखा गया था वहाँ पे। तो ये 2 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी बाद में। लेकिन ये है कि 6 प्रांत ऐसे थे वहाँ पे स्पष्ट बहुमत है कांग्रेस को। उसके बाद में उन्होंने 3 प्रांतों में बाकी सहयोगी दलों के साथ में मिलकर वहाँ पे क्या बना ली, अपनी सरकार बना ली, जिसमें असम था, एक सीमांत प्रांत था, और बाद में सिंध में भी वहाँ पे अपनी सरकारें बनी थी। लेकिन पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे वहाँ पे उनकी सरकारें नहीं बनी थी। एक में आपको पूछ सकते हैं कि ये जो प्रांत है पंजाब और बंगाल के बारे में, यहाँ पे किसकी सरकार बनी थी या किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो एक तो है सर सिकंदर हयात के नेतृत्व में बनी थी, वो तो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी जो पंजाब में बनी। और जो कृषक प्रजा दल की सरकार बनी वो फजलुल हक की सरकार बनी, मुस्लिम लीग के समर्थन से बनी थी ये सरकार। अब उसके बाद में अगर देखा जाए, लेकिन ये सरकारें लंबे समय तक चल नहीं पाई। उसके पीछे कारण ये रहा कि 1939 में अगर देखा जाए दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और भारतीयों ने इसका विरोध किया कि अंग्रेजों ने भारत को जबरदस्ती युद्ध में धकेल रहे हैं। उसके प्रतीकात्मक स्वरूप में उन्होंने क्या दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। अलग अलग जो प्रांतों में जो सरकारें थी, विधानसभाएं थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया सरकार को। तो सरकारें लगभग 28 महीने तक इन्होंने कार्य किया था, तो अक्टूबर 1939 तक इन्होंने कार्य किया। क्यों कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब आगे अगर थोड़ा और चीज़ें देखें तो हमें कि 1919 के अधिनियम में सुधार और संशोधन की समीक्षा करने के लिए जो साइमन कमीशन का गठन किया गया, उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं कि वो क्या थे। तो उसमें यह है कि जो आयोग था उसका जो गठन किया गया वो है नवंबर 1927 में गठन किया गया, लेकिन वो भारत आया 3 फरवरी 1928 को, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 में जाके। लेकिन सर साइमन उसके अध्यक्ष थे, इस वजह से इस आयोग का नाम ही क्या बना, साइमन कमीशन रख दिया गया। और ये आयोग था 7 सदस्यीय आयोग था, कोई भी इसमें भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। फिर उसके बाद में अगर दूसरा देखा जाए तो ब्रिटिश पीएम कौन थे उस टाइम पे, तो स्टैनले बोल्डविन वहाँ के पीएम थे ब्रिटेन की। और भारत में गवर्नर जनरल अगर देखा जाए तो लॉर्ड इरविन था उस टाइम पे। भारत सचिव के रूप में अगर देखा जाए तो उस टाइम पे लॉर्ड बर्किन हेड वहाँ पे कार्य कर रहे थे। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी चीज़ें हैं वो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें वो आपको पूछ ली जाती है। तो ये फैक्ट है, मैंने आपको संकलित करके दे दी, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो एक तो अधिनियम सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम था, क्योंकि सबसे व्यापक अधिनियम था, क्योंकि अंग्रेजों ने जितने भी अधिनियम पारित किए थे भारत में, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या 1781 का चार्टर हो या फिर 1791 का चार्टर हो। इसके बाद में अगर देखा 1813 का था, उसके बाद में 1833 के आसपास एक चार्टर प्रस्तावित था, वो पारित हुआ। उसके बाद में अगर देखा जाए तो लंबे समय से लगातार उन्होंने अलग अलग चार्टर या अधिनियम पारित किए, उनमें सबसे बड़ा और सबसे व्यापक था। इसमें अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जैसे संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए, उस टाइम पे अम्बेडकर जी का कथन भी है कि हम संविधान बनाने की हमें कोई जैसे ज़रूर विशेष आवश्यकता नहीं है, कारण कि हमारे पास में भारत शासन अधिनियम है 1935 है, उसमें उससे भारत का प्रशासन वो अच्छे से संचालित किया जा सकता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि संविधान सभा के द्वारा अपना संविधान, खुद का संविधान भी बनाया गया, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हूबहू लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। तो हम देखते हैं कि एक तो विशेषता में सबसे सर्वाधिक विस्तृत और जटिल अधिनियम था ये। दूसरा, भारत संघ का प्रावधान रखा गया था इसमें। 1935 के अधिनियम में यह था कि भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू की जाए। अब संघात्मक व्यवस्था लागू की जाए तो इसके लिए इस अधिनियम का आर्टिकल जो 5 है उसमें यह था कि फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए, भारत संघ का गठन किया जाए। अब फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया जाएगा या किन से मिलकर किया जाएगा, तो इसमें यह था कि एक तो ब्रिटिश प्रांत रहेंगे इसमें, दूसरा रहेगा इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र रहेंगे और प्लस देसी रियासतें रहेगी। लेकिन इसमें समस्या यहाँ आई कि अगर संघ बना रहे हैं तो ये कि देसी रियासतों को ये कहा गया कि आप स्वतंत्र हो, इसमें शामिल हो भी सकते हो और अपनी मर्जी से इसमें शामिल नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शामिल होते हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, विलय पत्र, उस पर हस्ताक्षर करके देना पड़ेगा। और उसमें यह था कि आप कौन कौन सी शक्ति है वो संघ को देना चाह रहे हो या केंद्र को देना चाह रहे हो, ये रियासतों की खुद की मर्जी पे था। लेकिन प्रांतों को ये जो एक तरह से बाध्यता थी उन पे कि उनको इसमें शामिल होना ही है। तो एक तरह से
दो जो एक इकाइयाँ हैं, इकाइयों में भी अगर देखा जाए तो प्रांतों को बाध्य किया गया इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन रियासतों को छूट दी गई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत संघ का जो प्रावधान है वो कभी भी लागू नहीं हो पाया। कारण ये है कि जो, लेकिन एक चीज़ आप याद रखना कि इसमें जो अखिल भारतीय महासंघ या ऑल इंडिया फेडरेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसमें एक चीज़ कही गई है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ये कि अखिल भारत संघ बनाने का प्रयास किया गया तो ये नहीं है। इसमें भारत संघ या फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में याद रखो द फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन करने का प्रस्ताव था, जो धारा 5 में दिया गया था इसके। उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमीशन जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र प्रांत थे और देशी रियासतों से मिलकर संघ बनना था, लेकिन वो कभी भी सिरे नहीं चढ़ पाया था। तो इस अधिनियम का ये प्रावधान था जो असफल रहा था। प्रांतों के लिए संघ की सदस्यता आवश्यक थी, लेकिन देशी रियासतों के लिए यह वैकल्पिक थी। देशी राज्यों के शासन यदि कम से कम 50% संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो, तभी यह संघ व्यवहारिक रूप ले सकता था। अपनी शर्तों से के साथ देशी शासक विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर संघ में शामिल हो सकते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रस्तावित संघ में प्रांतों की शक्तियाँ तो एक समान होती है, लेकिन देशी रियासतों की शक्तियाँ अलग अलग हो सकती थी, क्योंकि उनको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र है उन पर हस्ताक्षर करके जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, तो एक केंद्र को ये था कि वो अपनी कौन सी शक्तियाँ हैं वो केंद्र को सौंप रहे हैं। तो ये देशी रियासतों की अलग अलग शक्तियाँ हो सकती थी, लेकिन प्रांतों पे तो बाध्यता थी। इस वजह से वो उनके साथ तो एक समान व्यवहार था, लेकिन प्रांतों की जो देशी रियासतें थी उनको अलग अलग व्यवहार किया गया। इस वजह से ये जो प्रयास है वो असफल रहा था उस टाइम पे। तो हमें याद रखना कि 1935 अधिनियम का ऐसा कौन सा प्रावधान था जो असफल रहा, जो लागू नहीं हो पाया कभी भी व्यवहारिक रूप से, तो वो था भारत संघ या संघात्मक व्यवस्था का एक जो प्रस्ताव था वो कभी लागू नहीं हो पाया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कारण क्यों कि 1919 का अधिनियम जो आया था, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम 1919 था, उसमें था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था पहली बार। अब प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया तो मतलब क्या कि प्रांतों के जो विषय थे, जैसे आज भी जो विषय है वो तीन पार्ट में हम देखते हैं कि एक तो संघ सूची होती है, दूसरी राज्य सूची होती है, तीसरी संवर्ती सूची होती है। अब जो संवर्ती सूची है उन पर तो दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती है, लेकिन जो प्रांतीय या राज्य सूची के जो विषय थे उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था उस टाइम पे। अब जो वहाँ का, क्योंकि प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर होता था सारा प्रशासन देखने के लिए, अब प्रांतों में ये हुआ कि जो गवर्नर था उस टाइम पे वो क्या करेगा, तो गवर्नर प्रशासन है वो एक तरह से देखा जाए तो दो प्रकार की, एक तो गवर्नर देखता था और साथ में उसकी परिषद है, एक प्रेस काउंसिल होती थी वो उसका सहयोग करती थी, और दूसरे जो विषय होते थे उनका जो संचालन कर रहे थे वहाँ के कुछ, जैसे प्रांतों में जो विधानसभाएं होती थी उनके जो मंत्री थे वो उनका गवर्नर का सहयोग करते थे। अब ये व्यवस्था 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो समाप्त कर दी गई, और 1935 के द्वारा ये व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी गई। अब केंद्र में लागू कर दी गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अब केंद्र में जो विषय थे अब वो दो पार्टों में डिवाइड हो गई। एक तो पार्ट था आरक्षित या संरक्षित विषय थे, और दूसरे विषय थे हस्तांतरित विषय। तो दो प्रकार के विषय हो जाते हैं। तो द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है कि एक ही राज्य प्रशासन में दो प्रकार की सत्ता का समानांतर संचालन, अर्थात शासन की शक्तियां दो भागों में बांट दी जाए और दोनों अलग अलग प्राधिकारों द्वारा संचालित होती है, उसका मतलब होता है द्वैध शासन। द्वैध मतलब दोहरी प्रवृत्ति शासन की। अब उसमें अगर देखा जाए दूसरा कि द्वैध शासन के जो विषय थे तो उसमें एक विषय था आरक्षित विषय और दूसरा विषय था स्थानांतरित विषय। अब आरक्षित विषय में क्या चीज़ें थी कि आरक्षित विषय, तो जो आरक्षित विषय थे उसका प्रशासन देखता था गवर्नर जनरल। केंद्र में जो सर्वोच्च था वो कौन था, गवर्नर जनरल था। अब जो आरक्षित विषय है वो भी गवर्नर जनरल देखता था, स्थानांतरित विषय वो भी गवर्नर जनरल देखता था। लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि जो आरक्षित विषय देखेगा तब वो जो परिषद रहेगी, कार्यकारिणी परिषद रहेगी, उसके सहयोग से देखेगा। उसमें जो भी कानून बनाने उनमें जो सहयोग करेगी वो करेगी कार्यकारिणी परिषद करेगी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति भी खुद गवर्नर जनरल करता था। दूसरा जो स्थानांतरित विषय है उसका प्रशासन भी गवर्नर जनरल ही देखेगा, लेकिन उस टाइम पे वो मंत्रियों की सहायता व सलाह से कार्य करेगा कि स्थानांतरित विषयों पे अगर कोई कानून बनाना है, कोई कानूनों में संशोधन करना है, तो उनमें जो गवर्नर जनरल की सहायता करेगी वो करेगी मंत्री, और मंत्री परिषद करेगी। मंत्रियों की जो मंत्री है उनकी सहायता से वो प्रशासन चलाएगा। और जो स्थानांतरित या जो आरक्षित विषय है या फिर संरक्षित विषय है उनका प्रशासन देखेगा तो कार्यकारिणी परिषद की सहायता से देखेगा वो। अब अगर दूसरा देखा जाए इसमें कि जो आरक्षित या संरक्षित विषय है वो केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे, क्योंकि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी नियुक्ति खुद कौन करता था, गवर्नर जनरल करता था। अब गवर्नर जनरल अगर जब सदस्यों की नियुक्ति करता थे तो वो नहीं तो कोई निर्वाचित थे, अब निर्वाचित चुने हुए भी नहीं थे, उनकी तो नियुक्ति होती थी, तो वो एक तरह से देखा जाए तो केंद्रीय विधानमंडल के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व उनका नहीं था।
लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो मंत्री है वो तो चुन के आते थे, उनका तो इलेक्शन होता था। तो जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वो एक तरह से देखा जाए तो मंत्री वो विधानमंडल के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। उनकी जवाबदेहिता थी उस चीज़ के प्रति कि स्थानांतरित विषयों पर अगर कानून बना रहे हैं तो कानून सही हो ही, इसकी चीज़ की जवाबदेहिता थी। केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे मंत्री जितने भी थे। अब दूसरा जो आरक्षित विषय है वो गवर्नर जनरल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तो गवर्नर जनरल था, जब वो कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्य करेगा तो परिषद कोई भी सलाह दे उसे, तो सलाह मानने के लिए गवर्नर जनरल दोनों ही परिस्थिति में बाध्य नहीं था। चाहे वो मंत्रियों की सहायता से स्थानांतरित विषयों पर कार्य कर रहा हो या आरक्षित विषय पर कार्य कर, दोनों ही प्रकार के विषयों में वो जो एक तरह से सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, स्वतंत्र था। दूसरा, स्वविवेक के आधार पर निर्णय ले सकता था वो। जैसे अब विषय आरक्षित विषय कौन से थे उसमें, जैसे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, धार्मिक और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो प्रबंधन का जो मामला है, वो जितने भी विषय थे वो क्या थे, आरक्षित या संरक्षित विषय थे। जो किसके पास संरक्षित थे, गवर्नर जनरल खुद अपने पास संरक्षित रख रहा था उनको। दूसरे विषय थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय जैसे रेल है, डाक है, तार है, मुद्रा, व्यापार, संघीय कराधान, इन पे अगर कानून बनाना है तो मंत्रियों की सहायता से गवर्नर जनरल कार्य करेगा, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। अब दूसरा एक ऐसा प्रावधान था जो 1935 के अधिनियम से अस्तित्व में आया, वो था संघीय न्यायालय की स्थापना। अब संघीय न्यायालय की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत की गई थी। यह ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय था, क्योंकि भारत में जैसे मान लो कि आज जैसे प्रांत अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों के बीच में कोई प्रकार का मतभेद ना हो, कोई भी विवाद ना हो। इस विवाद का अगर हो जाए तो उनको समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई भी विवाद है तो उनका समाधान करने के लिए भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो एक ऐसा निकाय बनाना था, ऐसा एक न्यायिक व्यवस्था स्थापित करनी थी भारत में, इसको बोलते हैं कि जैसे न्यायालय स्थापित करनी थी जो सर्वोच्च न्यायालय रहे। तो सर्वोच्च न्यायिक निकाय स्थापित किए गए भारत में, और किस एक्ट के तहत, तो भारत में एक फेडरल कोर्ट का गठन किया गया, जिसे बोलते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1 अक्टूबर 1937 को ये संघीय न्यायालय अस्तित्व में भी आ गया था, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी, दिल्ली में की गई थी। और ये भारत का पहला संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था, जो एक संवैधानिक और संघीय विवादों को निपटारा करता है। संवैधानिक मतलब कि अगर संविधान सम्मत प्रशासन चले या उसके एक तरह से देख रेख का कार्य भी इसका था। और दूसरा था कि अगर मान लो कि संघ और राज्यों के बीच में विवाद हो, उनका समाधान करना। और प्रांतों के बीच में, दो प्रांतों के बीच में अगर कोई विवाद है, उसका समाधान भी कौन देखता था, संघीय न्यायालय देखता था। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय इस वजह से नहीं था क्योंकि इसकी अपील है वो कहाँ की जा सकती थी, ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल होती थी, उसमें इसकी क्या की जा सकती थी, इसके निर्णयों की अपील की जा सकती थी वहाँ पे। जैसे आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सर्वोच्च अपीलीय अधिकार भी प्राप्त है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है अपना, क्योंकि उसकी जो निर्णय है उनकी अपील कहीं भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी जो कोर्ट है वो नहीं है। तो 1937 में जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया वो सर्वोच्च न्यायिक निकाय था, लेकिन उसकी अपील कहाँ की जा सकती थी, ब्रिटेन की लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। और इस न्यायालय की स्थापना के पीछे कारण क्या था, एक तो संवैधानिक व संघीय जो विवाद थे उनका समाधान करना, इसकी मतलब कि जो कार्य था इसका। और इसकी स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1937 को, और कहाँ हुई, दिल्ली में की गई। और ये भारत का पहला संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट था। अब गठन का आधार क्या था, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय ढांचा प्रस्तावित किया गया था, तो इसके तहत सर्वोच्च या फेडरल कोर्ट की स्थापना होनी थी। तो केंद्र प्रांतों के बीच विवादों के समाधान है तो इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी कि केंद्र और प्रांतों के बीच में किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट उसको सॉल्व करना, या प्रांतों के बीच में भी कोई प्रकार का विवाद हो सकता था तो उनका भी क्या करना, समाधान करना, इसलिए फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। अब इसकी संरचना में अगर देखा जाए तो एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश और 2 सहायक न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। अब एक मुख्य न्यायाधीश, 2 सहायक न्यायाधीश, लेकिन जो सहायक न्यायाधीश थे एक तरह से देखा जाए तो जो 6 सदस्यीय जो ये पूरा एक जो न्यायाधीश थे उनकी एक तरह से नियुक्ति अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। और ब्रिटिश सम्राट जब करता था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पे करता था। और इनका जो कार्यकाल था वो 65 वर्ष का था। तो हम देखते हैं कि पहले मुख्य न्यायाधीश फेडरल कोर्ट की स्थापना के बाद में जो पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बने वो कौन थे, तो सर मॉरिस ग्वायर इसके पहले क्या बने, मुख्य न्यायाधीश बने, जिनका कार्यकाल 1937 से 1943 के बीच में था। ये संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके 3 ही न्यायाधीश बने थे। उसके बाद में देखते हैं सर पैट्रिक स्पेंस के अनुसार अगर देखा जाए उनका कार्यकाल 1943 से 1947 के बीच में है। बाद में प्रीवी काउंसिल के सदस्य बने,
जो ये सर पैट्रिक स्पेंस है वो बाद में जाके रिटायर होने के बाद में जो लंदन में प्रीवी काउंसिल थे उसके सदस्य बन गए थे। जो इसके अंतिम न्यायाधीश बने थे वो थे हीरालाल जेकानिया, जो भारतीय थे, भारतीय मूल के थे। तो इनका कार्यकाल था 1947 से 1950। अब इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये संघीय न्यायालय के अंतिम न्यायाधीश थे। और भारतीय जब सुप्रीम कोर्ट बना 28 जनवरी 1950 को जब अस्तित्व में आया था, तो उस टाइम पे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट बनी अपनी, उसके पहले न्यायाधीश बने थे ये, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट के ये। अभी अगर देखा जाए तो उसका अधिकार क्षेत्र क्या था, मतलब जो संघीय न्यायालय था या फेडरल कोर्ट था, इस फेडरल कोर्ट का एक तरह से अधिकार क्षेत्र क्या था, तो इसका अधिकार क्षेत्र था, एक तो मूल अधिकार क्षेत्र में देखते हैं तो केंद्र और प्रांतों के बीच विवाद थे, उनकी सुनवाई का अधिकार फेडरल कोर्ट को था। क्योंकि जैसे अलग अलग प्रांतों में भी कोर्ट बने हुए थे, लेकिन ये क्या था, फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय था, तो ये जो सुनवाई करता था, जिसमें मूल ओरिजिनल इसका ज्यूरिसडिक्शन था वो था केंद्र और प्रांतों के बीच में कोई विवाद है तो उनके समाधान करने का अधिकार किसके पास में था, जो फेडरल कोर्ट के पास में था। दूसरा, अपील संबंधी अधिकार, उच्च न्यायालयों में जो भी संवैधानिक मामले हैं, जो भी कोई प्रकार का जो विवाद है, कोई भी निर्णय दिए हैं, उनकी सुनवाई भी कौन करता था, ये करता था। तो एक अपीलीय न्यायालय भी था ये हाई कोर्ट थे उस टाइम पे, उनकी सुनवाई करता था ये। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक परामर्शात्मक अधिकार भी था, एडवाइजरी जुडिक्शन भी था। उसके बाद गवर्नर जनरल द्वारा अगर कोई पर्सन भी अगर मान लो इनसे अगर पूछा जाता था तो ये राय देने के लिए बाध्य एक तरह से, परंतु राय मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन वो राय दे सकता था इसको। मतलब कि जो उस टाइम पे जो फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश थे, वो अगर जब भी अगर मान लो जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उनको अगर किसी प्रकार की अगर कानूनी समस्या है या फिर कोई अगर वो कुछ समाधान पूछ रहे हैं किसी विषय पे, कोई कानून के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो ये उनको सलाह दे सकते थे। लेकिन गवर्नर जनरल जो सलाह दिए उसे मानने के लिए बाध्य नहीं थे, क्योंकि इसकी कुछ सीमाएँ थी। तो ये पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि हमने देखा था कि इसके निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील थी वो एक तरह से देखा जाए प्रीवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी, जो जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी इसके निर्णय की अपील। तो इस वजह से ये क्या नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, एक तरह से देखा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी समाप्ति कब हुई, जो फेडरल कोर्ट था, इसकी समाप्ति 27 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और 27 जनवरी को इसकी समाप्ति हो गई। 28 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान के अकॉर्डिंग अस्तित्व में आ गया था। क्योंकि बाद में जो फेडरल कोर्ट है उसकी जो जगह है वो कौन ले ली, सुप्रीम कोर्ट ने ले ली थी उस टाइम पे। दूसरी की इसके पास में एक शक्ति नहीं थी, कौन सी, सर्वोच्च जो अपील है वो सुनने की इसके पास में पावर नहीं थी, क्योंकि जो इसके निर्णय की जो अपील है वो कहाँ कर सकते थे, लंदन में प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। तो प्रीवी काउंसिल में जब कर सकते थे इसके निर्णय की अपील, तो अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जब अस्तित्व में आया तो वो सारी पावर है वो भी किसके पास में आ गई, सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट पास में दो प्रकार की पावर आई। एक तो पावर थी वो कहाँ से आई, फेडरल कोर्ट से आई। फेडरल कोर्ट से जो पावर आई वो कौन सी थी कि अगर संघ और राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो उनका समाधान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरा, अगर प्रांतों के बीच में या राज्यों के बीच में अगर कोई प्रकार का विवाद है, उनका समाधान भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरी इसके पास में वो सर्वोच्च अपील, ये जो सुनवाई जो प्रीवी काउंसिल में होती थी लंदन में, उसकी जो पावर थी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील सुन सकती थी, वो पावर भी अब किसके पास में आ गई, सुप्रीम कोर्ट के पास में आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उनकी कहीं भी अपीलें नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में जो अंतिम अपीलीय न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। उसके अलावा अगर देखा जाए अगली जो इसमें जो विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता की थी, कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांत थे उनके जो कानूनी संबंधित जितने भी जो प्रांतीय जो विषय थे उन पे कानून बनाने का अधिकार वहाँ की जो विधानमंडल थे उनको दे दिया गया। और विधानमंडल अब एक तरह से देखें स्वशासन के आधार पर उनका कार्य कर रही थी अपनी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से, एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण रूप से नहीं थी ये प्रांतीय स्वायत्तता, क्योंकि ये जो गवर्नर था राज्यों का, गवर्नर के पास में पावर थी। गवर्नर के पास में एक आर्टिकल था इसमें 93 जो आर्टिकल था इसका, धारा 93 थी इसकी, उसके तहत जो गवर्नर था वो कभी भी जो प्रांतीय प्रशासन है वो अपने हाथ में ले सकता था। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो प्रांतीय स्वायत्तता है वो 1 अप्रैल 1937 को लागू तो हो गई थी, लेकिन उसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी गई, कि जो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको क्या कर दिया गया, अभी समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि 1935 के द्वारा द्वैध शासन वो कहाँ पे लागू कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया था। प्रांतों का प्रशासन अब मंत्रियों के अधीन था, जो प्रांतों का जो प्रशासन है अब कौन देख रहे थे, वहाँ के मंत्री देख रहे थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हर प्रांतों में एक विधानमंडल और एक कार्यपालिका की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों के सभी विषय मंत्रियों को दिए गए और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। कि प्रांतों के जो सभी जितने भी विषय थे, चाहे वो आरक्षित विषय, स्थानांतरित विषय है, ये विभाजन भी समाप्त कर दिया गया। और प्रांतों के जितने भी विषय थे, तो प्रांतों के जो 54 विषय थे वो किनको दे दिए गए, प्रांतों को सौंप दिए गए। अब प्रांतों का प्रशासन है वो वहाँ की जो विधानमंडल है, कार्यपालिका, वो स्वयं देखेगी।
अब वहाँ पे एक तरह से देखा जाए गवर्नर जनरल वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, उन्हें स्वशासन दे दिया गया एक तरह से देखा जाए आंशिक रूप से। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रांतों में प्रशासन का केंद्र बिंदु अब भी जो एक शक्तिमान जो गवर्नर था उसके पास में था, क्योंकि उसके एक इस आर्टिकल की एक धारा थी 93, वो उसको पावर देती थी कि वो समस्त प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। तो राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने कहा भी था कि ये जो धारा 93 है वो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नरों को स्वराज देती है, बहुप्रशंसित स्वराज प्रस्ताव गवर्नरों को स्वराज है। तो ये कथन भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो गवर्नर था, क्योंकि एक साइड तो हम कह रहे हैं कि प्रांतीय स्वायत्ता लागू की जा रही है 1 अप्रैल 1937 से, लेकिन दूसरी साइड हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें एक धारा डाल दी गई थी 1935 का अधिनियम था, उसके धारा 93 में ये कहा गया था कि जो गवर्नर था प्रांत का, वो एक तरह से देखा जाए तो समस्त प्रशासन का कार्य है वो अपने हाथ में ले सकता था। तो इस आधार पे ये तो एक तरह से स्वराज किनको हो गया, गवर्नरों को हो गया, नहीं कि प्रांत की जो एक तरह से विधानमंडल है या उनकी कार्यपालिका उनको रहा। तो जो सर्वोसर्वा कौन बन गया था, गवर्नर बन गया था उस धारा की वजह से। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रांतीय कार्यपालिका की बात है तो 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के तहत एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे क्या करवाए गए थे, चुनाव भी करवाए गए थे, तो एक तरह से देखा जाए तो अब गवर्नर प्लस मंत्रिपरिषद है, उसके आधार पर वहाँ का प्रशासन संचालित हो रहा था। लेकिन गवर्नर था, उसकी सहायता के लिए कौन थी, मंत्रिपरिषद थी। लेकिन गवर्नर की सहायता एक तरह से देखा जाए तो सलाह है वो मानने के लिए गवर्नर बाध्य नहीं था। दूसरा अगर देखा जाए तो गवर्नर प्रांतीय प्रशासन का प्रधान था वहाँ से, जिसकी नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटिश सम्राट करता था। अब ब्रिटिश सम्राट करेगा, लेकिन वो किससे पूछ के करेगा, वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से पूछ के करेगा। लेकिन इसका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष का था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वहाँ की जो प्रधानमंत्री या ब्रिटिश सम्राट था उसके प्रसाद पर्यंत रह सकता था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल स्थापित किए गए कि भारत में उस टाइम पे 11 जो प्रांत थे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट नियंत्रण में थे, उनमें से अगर देखा जाए तो जो 6 प्रांत थे, उन 6 प्रांत जो 6 प्रांत थे, उन 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई कि वहाँ पे एक तो विधानसभा और दूसरी विधान परिषद दोनों रहेगी वहाँ पे। अब जिनमें से अगर 6 प्रांत कौन से थे वो, तो प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई थी। वो प्रांत है मद्रास, बम्बई, बिहार, बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत। तो इन 6 प्रांतों में जो व्यवस्था की गई थी वो कौन सी थी, द्विसदनात्मक। बाकी जो बच गए जो प्रांत थे, उनमें जो 5 जो प्रांत थे, उन प्रांतों में एक सदनात्मक व्यवस्था थी। जैसे आज हम देखते हैं कि जैसे कुछ राज्य है जहाँ पे क्या है, विधान है सभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन कुछ राज्यों में क्या है, विधान है सभाएं देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार उस टाइम पे विधानसभा और विधान परिषद वाले जो प्रांत थे वो 6 थे। अब उनमें क्या था कि विधानसभा की जो प्रकृति है वो एक अस्थायी सदन था कि उसे भंग भी किया जा सकता था। उनमें अगर देखा जाए तो, लेकिन विधान परिषद था वो क्या था, एक स्थायी सदन था, उसको भंग नहीं किया जा सकता था। सदस्य की संख्या के आधार पर हम देखते हैं तो कम से कम 60 सदस्य ही विधानसभा थी वहाँ पे, और अधिक से अधिक जो सदस्य हो सकते थे किसी विधानसभा के वो थे 250 सदस्य हो सकते थे। अब अगर दूसरे विधान परिषद के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी अगर देखा जाए तो जो एक तरह से संख्या है वो फिक्स अलग अलग थी। इनमें कोई ज़्यादा कोई मतलब ये नहीं देखने को मिलता कि कितनी हाईएस्ट या कम से कम हो सकती है। लेकिन इनका कार्यकाल था, विधानसभा का 5 वर्ष था, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य थे उनके कार्यकाल 9 साल था, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य है वो पदमुक्त हो जाएंगे। जैसे आज हम देखते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। इस तरीके से उनका कार्यकाल कितना हो जाता है, 6 वर्ष हो जाता है। लेकिन विधान परिषद उस टाइम पे थी, उसका अगर देखा जाए जो प्रांतों में विधान परिषद थी, उस विधान परिषद के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल 9 साल था, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते थे, पदमुक्त हो जाते थे। अब अगर देखा जाए तो इसके सदस्यों की संख्या हर प्रांत में अलग अलग थी। सबसे अधिक अगर विधान परिषद की अगर सदस्य देखा जाए तो सबसे अधिक थी बंगाल में 65 थी वहाँ पे, और सबसे अगर कम अगर देखा जाए तो कहाँ थी, जो 22 थी कहाँ पे थी, असम में थी। सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रीति से, परंतु हर प्रांत में अलग अलग थी कि सदस्यों को चुनाव कैसे होगा। तो लगभग प्रोसेस था वो क्या था, डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, लेकिन हर प्रांत में ये व्यवस्था थी, अलग अलग थी। कुछ सदस्य मनोनीत होते थे, कुछ इस तरीके से अलग अलग मिक्स व्यवस्था थी ये। दूसरा देखा जाए तो मताधिकार में संपत्ति को महत्व दिया गया कि जो प्रॉपर्टी है उसको, जैसे एक तरह जिसके पास में जमींदार है, जिसके पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उनको एक तरह से वोट का अधिकार दिया गया। इस आधार पे अगर देखा जाए तो जो मताधिकार था, जो पहले कुछ लोगों के पास में था, बहुत कम प्रतिशत लोगों के पास में था, अब उसका विस्तार होकर वो कितना हो गया, 14% जनता को मताधिकार प्राप्त हो गया था इसके माध्यम से। जो संपत्ति, जो इसका जो दायरा बढ़ाया गया था उसका। अब देखा जाए तो कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रीति से होते थे विधान परिषद के, और कुछ परोक्ष रीति से होते थे, मतलब कुछ डायरेक्ट प्रत्यक्ष आते थे, कुछ अप्रत्यक्ष आते थे, और सदस्य गवर्नर जो था उसके द्वारा मनोनीत होते थे, अप्रत्यक्ष आते थे वो।
अब उसके बाद में अगर देखा जाए तो विधान जो द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल की जो व्यवस्था थी उनमें अगर देखा जाए इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया, और केंद्रीय वो तो राज्य की बात हो गई, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था था, लेकिन इसके आधार पर 1935 के अधिनियम के द्वारा जो केंद्र में जो विधानमंडल था उसको भी एक तरह से देखा जाए तो द्विसदनात्मक बना दिया गया। उसका भी कितने थे, 2 सदन थे उसमें, जिसमें उच्च सदन को राज्यसभा या राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, और दूसरा था निम्न सदन, उसको विधानसभा या संघीय सभा कहा जाता था। संघीय विधानसभा की सदस्य संख्या 200 या 375 निश्चित थी कि संघीय जो विधानसभा होगी उसके जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 375 निश्चित है। अब उनमें अगर किस तरीके से रहेंगे तो जो 250 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे केंद्र में, और जो 125 है वो भारतीय रियासतों से आएंगे। तो इस तरीके से कुल कितने हो गए, 275 सदस्य हो गए। उसके अलावा इनका कार्यकाल कितना रखा गया, 5 वर्ष रखा गया। अब केंद्रीय विधानमंडल को सीमित अधिकार प्राप्त थे। गवर्नर जनरल की अनुमति बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता था। उसे वीटो का अधिकार था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार था उसके पास में, विधानसभा को विघटित कर सकता था, इतनी पावर थी उसके पास में। तो गवर्नर जनरल के पास में बहुत ज़्यादा पावर थी अभी भी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रांतों में जो 11 प्रांत थे उनमें द्विसदनात्मक 2 सदनात्मक व्यवस्था थी, टोटल 6 प्रांतों में थी। उस हिसाब से ही केंद्र में जो केंद्रीय विधानमंडल है उनमें भी 2 सदन कर दिए गए, एक तो संघीय सभा कर दिया गया या विधानसभा कर दिया गया, एक राज्य परिषद कर दिया गया। उसके अलावा अगर देखें तो शक्तियों का विभाजन हम देखते हैं कि जैसे आज जिस प्रकार जो सूची दी गई है, 7वीं अनुसूची है, उसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियाँ बनाई गई है, उनमें एक तो संघ सूची है जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसको रहता है, जो संघ सूची पे संघ को रहेगा, केंद्र सरकार को रहेगा। दूसरी है प्रांतों की सूची जिसे बोलते हैं प्रांतीय सूची, या अपन आज बोल दें तो राज्य सूची बोल देंगे। उसके अलावा एक तीसरी सूची थी समवर्ती सूची, जिस पे दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती थी, लेकिन अगर मान लो किसी प्रकार का मतभेद है तो केंद्रीय कानून या संघीय कानून लागू रहेगा। अब अगर संघ सूची के बारे में बात करें तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है, और इसमें रक्षा, विदेश मामले और संचार शामिल थे। उसके अलावा अगर और देखा जाए इसमें कि कुल 59 विषय इसमें शामिल थे जो डायरेक्ट संघ के अंडर में आते थे, जिसमें सेना था, विदेशी मामले थे, उसके अलावा मुद्रा, रेल, शस्त्र, डाक, तार, संचार, लोक सेवाएं। ये थोड़े कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप थोड़ा इनको याद रखिए कि अगर मान लो 4 देखे, अगर ये पूछे कि आपको इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय थे वो किसके पास में थे, संघ के पास में थे। अब प्रांतीय सूची पूरी तरह से प्रांतीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत थी, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि शामिल थी। ये तो मुख्य विषय इसमें हो गए। उसके अलावा अगर और देखा जाए इसमें तो इसमें टोटल जो विषय आते थे वो आते हैं 54 विषय आते थे, 54 विषय आते थे। न्यायालय, जेल, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नहरें, वन, भूमि कर। ये थोड़ा सा याद रखना कि जो भूमि कर वाला वो पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि भूमि कर टैक्स से संबंधित मामला है तो क्या होगा, संघ सूची में नहीं जाएगा, वो किसके पास में रहेगा, प्रांतीय सूची का ही विषय है, राज्य सूची का ही विषय है। तो याद रखना भूमि कर वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको। थोड़ा सा ये पूछ सकते हैं कि कुल कितने विषय थे, तो 54 विषय थे प्रांतीय सूची में। उसके अलावा एक बच गई समवर्ती सूची। तो केंद्र और प्रांतीय दोनों सरकारें मिलकर इस पर क्या करती, साझा अधिकार था उनका, दोनों कानून बनाती थी। आपराधिक कानून, विवाह जैसे विषय थे वो इसमें शामिल थे। इसमें टोटल 36 विषय थे, जिसमें विवाह है, तलाक है, दंड, दीवानी प्रक्रिया है, आपराधिक कानून है, समाचार पत्र है, बिजली कारखाने है, श्रम कल्याण, ट्रस्ट और पेंशन आदि संबंधी जो विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को दिया गया था। लेकिन धारा 104 के अनुसार जो अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल में निहित थी। जो अपशिष्ट जो पावर थी वो किसके पास में थी, गवर्नर जनरल के पास में थी, धारा 104 के अकॉर्डिंग। हमने 2 चीज़ें याद की, एक तो 93 के अकॉर्डिंग गवर्नर को ये अधिकार था कि वो प्रांतों के प्रशासन को अपने अधिकार में ले सकता था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बहुप्रतीक ये तो गवर्नरों को स्वराज हो गया। और दूसरा अगर देखा जाए तो 104 ये व्यवस्था करती थी कि अवशिष्ट विषय है, जो बचे हुए जो विषय है जो इन सूची इस लिस्ट में नहीं है, जो मतलब संघ सूची 59 विषय में भी नहीं है, जो 54 जो संघ प्रांतीय सूची के विषय उनमें भी नहीं है, और जो 36 है जो समवर्ती सूची के विषय उनमें भी नहीं है, जो विषय शामिल नहीं है, उन ऐसे कोई विषय है तो वो अवशिष्ट शक्तियाँ वो किसके निहित कर दी गई, गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। तो ब्रिटिश जो हितों की रक्षा के लिए वायसराय ने कुछ जो निर्दिष्ट क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। अब अगर देखा सांप्रदायिक विस्तार, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाकर इसमें महिलाओं, दलितों, श्रमिकों, ईसाइयों को भी शामिल कर दिया गया। मतलब अब जो एक तरह से सांप्रदायिक जो आधार पे जो पृथक निर्वाचन है वो और ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि 1909 के द्वारा ये मुसलमानों को दिया गया था सबसे पहले। उसके बाद में 1919 में ये सिखों, ईसाइयों, मतलब जो सिख थे उनको भी दे दिया गया था। फिर 1932 में मैकडोनाल्ड पंचांग के तहत ये जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको भी दे दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक जो निर्वाचन प्रणाली है। अब उसको और ज़्यादा विस्तारित करके महिलाओं, दलितों, श्रमिकों, ईसाइयों को भी शामिल कर दिया गया था इसमें। अब ब्रिटिश सर्वोच्चता की बात करें कि इस अधिनियम में किसी अधिकार संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के पास रहेगा, तो ये ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता है
ये भारतीय विधानमंडलों को इसमें कोई भी प्रकार की संशोधन करने की शक्ति नहीं दी जाती है। ये भारत का जो केंद्रीय विधानमंडल है उसको भी इतनी पावर नहीं थी कि वो इस अधिनियम में संशोधन कर सके। उसके अलावा अगर एक चीज़ थी कि जो भारत परिषद की समाप्ति, कि हम देखते हैं कि 1757 की जब क्रांति हुई थी उसके एक साल बाद में जो 1858 में एक इंडियन काउंसिल बनाई गई थी, भारत परिषद बनाई गई, जिसका अध्यक्ष था मुख्य भारत सचिव हुआ करता था। उस परिषद को अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। उस परिषद के गठन के पीछे ये था कि वो परिषद एक तरह से गवर्नर को ये सिफारिश करेगी या फिर वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार है उसको सिफारिश करेगी, यहाँ के संबंधित जो भी विषय वो इंडियन काउंसिल देखेगी। मतलब भारत की तरफ से कोई भी प्रकार का प्रकरण है वो अगर मान लो ब्रिटेन जाता है तो भारत सचिव है, जो अध्यक्ष है भारत परिषद का, वो देखेगा। तो अब क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया गया 1935 के द्वारा, और उसके स्थान पे भारत सचिव था, उसकी सलाहकारी व्यवस्था की गई, मतलब उसका एक सलाहकारी बोर्ड की व्यवस्था कर दी गई, जिसमें न्यूनतम 4 सदस्य थे और अधिकतम 6 सदस्य हो सकते थे। और प्रांतीय प्रशासन पर भारत सचिव का नियंत्रण कम किया गया। ये जो प्रांतीय प्रशासन था उस पर भारत सचिव का नियंत्रण अब क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब अगर और देखा जाए तो बर्मा, बरार और अदन का पृथक्करण कर दिया गया। हम देखते हैं कि 1937 के अधिनियम के द्वारा जो म्यांमार या जिसे प्राचीन टाइम पे हम बर्मा कहते थे उसको क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। और जो बरार जो क्षेत्र था, जो पहले हैदराबाद का हिस्सा था, हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके अंडर में आता था, अब उसको वहाँ से अलग करके संयुक्त जो प्रांत था उसका हिस्सा बना दिया गया। अदन को भी क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया था। अदन को ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया था उस टाइम पे, और बरार को प्रशासनिक रूप से मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था, मतलब मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था इसको, बरार को। तो इसको साथ में बोलते हैं सीपी बरार के नाम से बोलते हैं, तो मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था इसको। इस अधिनियम की धारा जो 46(2) है उसके अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये भारत का एक प्रांत था। इसी अधिनियम के प्रावधानों तक 1937 में भारत से क्या हो गया था, अलग हो गया था बर्मा। लेकिन हम दो चीज़ें याद रखनी कि उड़ीसा और सिंध है वो 1937 के अधिनियम के तहत ही क्या आए थे, अस्तित्व में आए थे। तो इसके तहत दो प्रांतों की स्थापना हुई थी, जैसे बिहार से अलग कर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक जो सिंध था वो एक अलग प्रांत बन गया था। अब दूसरा कि गवर्नर के विशेषाधिकार क्या हैं, तो कुछ से जो अल्पसंख्यक वर्ग थे भारत में उनके लिए कुछ विशेष पावर्स दी गई थी गवर्नर जनरल को, तो जिसके आधार पर वह शासन में कभी कभी हस्तक्षेप कर सकते थे। तो किसके नाम पे, संरक्षण और आरक्षण के नाम पे वो क्या कर सकते थे, जो एक तरह से प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता था। अब हम देखेंगे कि 1935 के अधिनियम की कुछ कमियां भी रही है। 1935 के अधिनियम की जो कमियां है वो भी हम देखेंगे कि अब हम ये है कि आज शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप में आगे का जो थोड़ा सा पार्ट बचा है इसका वो हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही चीज़ें हैं, वो आपको ज़्यादातर चीज़ें दी गई है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी ये है कि लगभग चीज़ें हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स से तैयार की गई है, अलग अलग बुकों से तैयार की गई है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है, या फिर जैसे अलग अलग जो राइटर है, अच्छे अच्छे राइटर है, उनकी किताबों से कंटेंट लिया गया है, व्यवस्थित किया गया है। ज़्यादातर चीज़ें हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स से उठाई गई है, तो आप इन पे विश्वास कर सकते हो। इन जानकारी को याद रखिए। और जो चीज़ें अगर कुछ आपकी तरफ से अगर कुछ और ऐड करना हो, या किसी और टॉपिक पे वीडियो आपको, अगर ये है कि आपको किसी और अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। तो बाकी का जो पार्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही।